उपनल का मेन उद्देश्य बनाने का ये था कि भाई इस राज्य के जो रिटायर पूर्व सैनिक हैं उनके लिए उपनल बनाया गया था, उनके आश्रितों के लिए उपनल बनाया गया था। ये कहा गया था कि जब वो देश सेवा से वापस आएंगे तो इस राज्य में वो सेवा कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं प्रदेश के बेरोजगारों से भी आग्रह कर रहा हूँ, जो प्रदेश का बेरोजगार महंगी महंगी कोचिंग फीस दे रहा है कानपुर के 5x5 और 6x6 के कमरों में, उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए कि कौन व्यक्ति किसकी सेटिंग पे लगा है। हमारे देहरादून के परेड ग्राउंड की सड़कों पर उपनल कर्मी 2 हफ्ते से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें नियमितीकरण कराया जाए, लेकिन बेरोजगार संघ ने आज उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि अगर मैं इन 20,000 कर्मियों को नियमितीकरण करेंगे तो फिर बेरोजगार कहाँ जाएगा। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल हैं, उनसे जानेंगे, और उपाध्यक्ष सुरेश सिंह भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। पहले राम कंडवाल से जानते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, उपनल कर्मियों के खिलाफ की है आपने, क्या है पूरी मांग आप लोगों की? देखिए, उपनल कर्मियों को विरोध नहीं है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि उपनल कर्मियों का विरोध है, विरोध नहीं है। विरोध सिस्टम का है, विरोध सरकार का है, विरोध उस सिस्टम का है जो नियमावली नहीं बना पाए इतने सालों से। हम ये कह रहे हैं कि आएंगे तो इस राज्य में वो सेवा कर पाएंगे, लेकिन उपनल में आप देखेंगे तो उन पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों की संख्या कितनी है। लगभग हमने जो पता किया कि 22,000 में से 6-7 हजार के लगभग जो है सिर्फ पूर्व सैनिक रखे हैं। इसके अलावा अन्य इतने हजारों लोग जो है किसके आशीर्वाद से लगे। हमारा ये कहना है कि अगर कोई भी भर्ती हो तो वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, उसमें रोस्टर का पालन होना चाहिए, उसमें विज्ञप्ति आनी चाहिए। ऐसे में इस प्रदेश के जो हजारों बेरोजगार हैं, जो लाखों बेरोजगार हैं, लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में, उनका क्या होगा। अगर 22,000 एक बार परमानेंट हो जाएंगे तो उन बेरोजगारों का क्या होगा। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार नियमितीकरण ना करके इनके लिए जो भी करना पड़े सरकार को वो सरकार करे, जैसा भी करना है सरकार करे, लेकिन नियमितीकरण अगर हो गया तो इस प्रदेश का जो नौजवान है, जो कानपुर के 6x6 के कमरे में जो है वहाँ पर रातें गुजार रहा है, जो पिथौरागढ़ से जो है जिसके माँ पिताजी यहाँ पर जो है 5-5 हजार उसको हर महीने भेज रहे हैं, जो एक विज्ञप्ति का इंतजार कर रहा है, वो विज्ञप्ति कैसे आएंगी, फिर वो विज्ञप्ति तो बंद हो जाएंगी। तो इसमें एक और था कि उमा देवी वर्सेस जो कर्नाटक सरकार का है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर में ये कहा गया था, साल 2006 का ये ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, चाहे उपनल हैं, चाहे संविदा है, इनको आप एक बार सेटलमेंट कर दीजिए। और साल 2016 में जितने भी ये थे सबका सेटलमेंट एक बार हो गया था। अब जो है बार बार फिर से आप सेटलमेंट करोगे तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि उमा देवी वर्सेस जो कर्नाटक सरकार है उसका हनन होगा। इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा है कि यहां पर यह भी लिखा है कि अगर जो प्रदेश के बेरोजगार हैं उनकी जो भर्ती है उसका क्या होगा। साथ ही विज्ञापन नहीं निकला, आपका जो है फॉर्म नहीं निकले, आपका जो है आरक्षण का पालन नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज हम यहाँ पर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उपनल कर्मियों का भी इस पर बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आप सरकार की तरफ से खेल रहे हैं। देखिए, जब हम पेपर लीक में परेड ग्राउंड में बैठे थे उस समय भाजपा ये कहती थी ये तो कांग्रेस के हैं। आज जब हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो भाजपा के हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप उत्तराखंड बेरोजगार संघ में हमेशा से लगते आए हैं, जब से बेरोजगार संघ का गठन हुआ है कि आप जो है इनके खिलाफ हैं। मैं कह रहा हूं ये हमें बी टीम कहते हैं कि आप जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहता है भाजपा की बी टीम है, लेकिन इस राज्य की हम ए टीम है। ये ए टीम जो है पारदर्शिता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ अगर जहां पर नहीं होगा तो वहां पर डंके की चोट पर जो है मुद्दे को उठाया जाएगा। और आप देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं बेरोजगार संघ। अगर आज राजनीति करनी होती तो राम कंडवाल की टीम जो है वहां पर होती, इतनी सारे लोगों को संबोधित कर रही होती। लेकिन हम यहाँ हैं, हम इसलिए यहाँ हैं कि हम जानते हैं कि गलत हुआ है, हम जानते हैं कि ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, हम जानते हैं कि आज सिस्टम जो है पूरा ध्वस्त हो चुका है, हम जानते हैं कि इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि पूर्व सैनिकों का अपमान हुआ है, हम जानते हैं कि बेरोजगारों का अपमान हो रहा है। और राज्य में पेपर लीक से लेकर अगर एक बात अगर आप देखोगे तो पेपर लीक तो कुछ नहीं है, पेपर लीक से बड़ा घोटाला ये है। पेपर लीक में तो 4-5 सीटें बिक्री हैं, यहाँ तो जो है कई सीटें बिक्री हैं। तो ये तो उससे भी कैसे बिक्री हैं सीटें, कुछ इनपुट है क्या आपके पास? इनपुट क्या होने, इनपुट तो यही है कि कैसे लगे हो। सबसे बड़ा इनपुट तो यही है, इनकी वेबसाइट खुद ही कह रही है कि भाई ये देखिए आप, ये इनकी वेबसाइट है,
इनकी वेबसाइट क्या कह रही है? इनकी वेबसाइट कह रही है कि हमारा विजन, इनका विजन क्या है उपनल का, कि उत्कृष्ट, पारदर्शी, कुशल तथा उच्च नैतिक मानकों के साथ एक प्रतिष्ठित आउटसोर्स एजेंसी बनाना। ठीक है, इनका मिशन क्या है? वेबसाइट में लिखा है प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं पुनर्रोजगार के माध्यम से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को सम्मानित और स्वावलंबी बनाना। तो खेल तो यहीं पे हो गया। सुरेश जी, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से उपनल की व्यवस्था पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए की गई थी और आज जिस तरीके से उसमें तमाम लोग भर्ती है और आप भी कह रहे हैं कि बैकडोर से उसमें लोगों को भर्ती किया गया, बच्चों को भर्ती किया गया है, इसका आप विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये गलती किसकी मानते हैं आप? उपनल कर्मी तो कह रहे हैं कि भाई खुद मुख्यमंत्री घोषणा करके गए हैं कि तुम्हें नियमितीकरण हम कराएंगे, कह रहे उसी के लिए तो हम बैठे हैं। जब आपने घोषणा की है तो अब हमले कीजिए। पहले तो उपनल वाले ये स्पष्ट करें कि आप विरोध किसका कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सरकार पोषित है या सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमारा किसी को समर्थन और किसी के विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता का है। प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जो है संवैधानिक अधिकारों का है। प्रश्न सिर्फ पारदर्शिता और सभी को समान अवसर और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 का है और उसी के दायरे में रहते हुए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से इसके नियमितीकरण का विरोध कर रहे हैं। उपनल कर्मियों को ये मालूम होगा और सरकार को भी ये मालूम होगा कि हमने भी इससे पूर्व 8-10 दिन वहाँ पर गुजारे हैं और हमने भी इन्हीं सर्द रातों में गुजारे हैं। इसलिए हमें पता है कि वहाँ पर बैठने से कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है, वहाँ पर किस तरीके से रातें गुजरती है, ये हमने सब देखा है। ये हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सिस्टम से है और सरकार से है कि वो सरकार सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2006 के लैंडमार्क जजमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो इसमें हमारे 5 विद्वान अधिवक्ता थे, उस जजमेंट का पालन हमारी सरकारें नहीं कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2025 तक इतने लंबे अरसे गुजर जाने के बाद आज हम रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन रजत जयंती मनाने के बावजूद आज हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लैंडमार्क जजमेंट का पालन नहीं कर रहे हैं। जब हमारे उपनल कर्मी भाइयों से भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि भाइयों, हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं हमारे, उसमें मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि आप जो उमा देवी वर्सेज कर्नाटका गवर्नमेंट का जो जजमेंट है के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका अध्ययन करें, किसी अधिवक्ता से उसका अध्ययन कराएं और फिर वार्तालाप करें। ये कहीं भी ये कहीं से भी किसी भी एंगल से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसमें किसी प्रकार के रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, किसी प्रकार के अन्य हॉरिजॉन्टल आरक्षण का भी जो इसमें पालन नहीं हुआ है। और आज नेताओं की हमारे पास ये भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम ये भी आने वाले दिनों में बताएंगे अगर सरकार ने इस पर कुछ गलत डिसीजन लिया, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, सरकार का अपना विवेक है, अपना अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में रहते हुए जो डिसीजन ले सकती है, जो बेहतर निर्णय उनके पक्ष में ले सकती है, लें, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है कि किसी भी इमोशन भावनाओं में बहते हुए कोई डिसीजन नहीं देगा, ये भी उसमें लिखा हुआ है उमा देवी वर्सेज कर्नाटका गवर्नमेंट के जजमेंट में कि किसी भी भावनाओं में बहते हुए आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कोई भी उच्च न्यायालय जो है नियमितीकरण का आदेश नहीं दे सकता है। पारदर्शी सिस्टम, परीक्षा और विज्ञापन और तमाम उसको कराने के बाद, पूरी प्रक्रिया को फुलफिल कराने के बाद जो सिस्टम में आए वो एक पारदर्शी व्यवस्था है। अच्छा, जिस तरीके से उपनल कर्मी कह रहे हैं, सरकार के भी आदेश आए कि भाई 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, लेकिन वो उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक नियमितीकरण नहीं होगा। आप लोगों की आगे की क्या रूपरेखा होगी? क्या आप कोर्ट जाएंगे या फिर बेरोजगार संघ की कोई अलग रूपरेखा है इसके बाद? देखिए, आंदोलन करना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है जी। हर व्यक्ति संवैधानिक दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़ता है और हमने इससे पूर्व भी 8-10 वर्षों से लगातार हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका हमें पूरे पता है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है और वो लोग भी लड़ रहे हैं, उनका अधिकार है लड़ाई लड़ना। किंतु हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है। उपनल 2006 में ही जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आउटसोर्सिंग एजेंसी, ये तमाम तरह की जो अन्य बैकडोर एंट्री, इन पर रोक लगाई जाए, तो क्यों नहीं 2006 से लेकर आज 2025 आ गया, आज तक हमारा प्रदेश इन बैकडोर एंट्रियों को नहीं रोक पा रहे। आज भी बैकडोर एंट्रियां धड़ल्ले से हो रही हैं। अपने हमारे मंत्री जो हैं, हमारे नेता जो हैं प्रदेश के, बाहर से दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात से यहाँ पर बड़े बड़े धन्ना सेठों को, कंपनियों को हायर कर रहे हैं। उनके माध्यम से कभी शिक्षा विभाग में,
कभी स्वास्थ्य विभाग में, कभी अन्य विभागों में इस तरीके से नियुक्तियां कर रही है, तो ये हम इस व्यवस्था के खिलाफ है। और अगर इस व्यवस्था को जारी रखा गया तो माननीय न्यायालय की शरण में हम जाएंगे। अभी सिर्फ उपनल गया है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी हमारी सरकार ने मजबूती से पैरवी नहीं करी, इस लैंडमार्क जजमेंट का कोई हवाला नहीं दिया गया। आप लोग तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। अगर हम इतने दिनों तक इस चीजों में डिले हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अगर इन चीजों में डिले हो रही तो ये हमारी स्टडी के कारण हो रही है। हम तमाम दस्तावेज देख रहे हैं, हम तमाम विधिक राय ले रहे हैं, और इस नियमितीकरण का हम पुरजोर विरोध करते हैं, डंके की चोट पर विरोध करते हैं, और पारदर्शी सिस्टम में जाएंगे तो एक पारदर्शी तरीके से जाएंगे। आर्टिकल 16 का पालन होगा, आर्टिकल 14 का पालन होगा, आर्टिकल 309 का पालन होगा। इन तमाम पालनों का प्रयोग करते हुए अगर कोई पारदर्शी तरीके से सिस्टम में घुसता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बैकडोर एंट्री और इस तरीके से नेताओं की और अधिकारियों की सेटिंग पर जो कोई लगेगा तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं प्रदेश के बेरोजगारों से भी आग्रह कर रहा हूँ, जो प्रदेश का बेरोजगार महंगी महंगी कोचिंग फीस दे रहा है कानपुर के 5x5 और 6x6 के कमरों में, उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए कि कौन व्यक्ति किसकी सेटिंग पे लगा है। हमारे भी लोग हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे 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 जानने वाले उपनल कर्मी नहीं है। हमारे जानने वाले भी बहुत सारे उपनल कर्मी हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं वो लोग किस मंत्री जी की सेटिंग पर लगे, किस अधिकारी जी की सेटिंग पर, हम जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेरोजगारों के हक के लिए और कुछ समय बाद बेरोजगार संघ और उपनल कर्मी आमने सामने कहीं अनशन और धरने पर बैठे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई हम बेरोजगारों के हक के लिए मैदान पर आएंगे? बिल्कुल आएंगे ना, हम पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं। अगर उपनल में पारदर्शी सिस्टम के तहत नियुक्तियां हुई हैं तो फिर तो हम मानते हैं कि भाई चलो हुआ है। जब पारदर्शी सिस्टम से नहीं हुआ, न कोई विज्ञापन जारी हुआ, न कोई रोस्टर का पालन हुआ, न कोई परीक्षा आयोजित की गई, न कोई पैमाना सेट किया गया, तो किस बात की पारदर्शिता, कहाँ का ये पारदर्शिता? हमने पारदर्शी तरीके से जो नियुक्तियां हुई हैं उसका हम स्वागत करते हैं। जहां पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां नहीं हुई तो पूर्व की भांति जिस प्रकार से हमने कार्यालयों से अधिकारियों को बाहर खदेड़ा है, शहरी विकास निगम, शहरी विकास विभाग में हम ऐसा कर चुके हैं, हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पारदर्शी तरीके से सिस्टम में आए, सिस्टम में घुसे, इस प्रदेश की सेवा करें। आंदोलन की रूपरेखा आप लोग भी बना रहे हैं? हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और पूरी तैयारी हो रही है। हम लगे, हम इस नियमितीकरण का विरोध कर रहे हैं, और डंके की चोट पर कर रहे हैं, साक्ष्यों के साथ के कर रहे हैं। और उमा देवी वर्सेस कर्नाटका गवर्नमेंट का जो के मामले में 2006 का 10 अप्रैल 2006 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हमारे 5 विद्वान जजों की जो फीट का डिसीजन है, हम उसको आधार बनाकर माननीय न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमा देवी वर्सेस कर्नाटका कोर्ट का आदेश को आधार बनाकर बेरोजगार संघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका साफ कहना है कि जो उपनल कर्मी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि ये उपनल की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि जो पूर्व सैनिक है, उनके आश्रित है, उनको रोजगार देने के लिए एक माध्यम बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से नेताओं ने बैकडोर एंट्री कर लोगों को इसमें भर्ती किया है, बच्चों को इसमें भर्ती किया है, तो आज वही लोग जब नियमितीकरण की बात करेंगे तो जो इस प्रदेश का बेरोजगार है वो कहाँ जाएगा? बेरोजगार संघ का आप साफ कहना है कि लड़ाई आर पार की होगी, चाहे सड़कों पर लड़ाई होगी या कोर्ट में लड़ाई होगी, वो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।